हेलो, अभी हम लोग देखेंगे फिजियोलॉजिकल चेंज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो मतलब कोई भी लेडी अगर प्रेग्नेंट होती है तो उसमें कौन कौन से फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं। तो प्रेगनेंसी में जो फिजियोलॉजिकल चेंज है हम लोग वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो चेंजेस हम लोग देखते हैं, सबसे पहले एनाटॉमिकल चेंजेस हम लोग देखेंगे। एनाटॉमिकल चेंजेस तो सबसे पहले जेनाइटल ऑर्गन की बात करते हैं। तो जेनाइटल ऑर्गन में सबसे देखो वीडियो थोड़ा बड़ी होगी पर हम लोग इसको पूरा डिटेल में समझेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है। तो सबसे पहले जेनाइटल ऑर्गन में थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले वल्वा। जो वल्वा का मतलब क्या होता है, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मतलब लेबिया मेजोरा, लेबिया मिनोरा, उसके बाद अपना मोन्स पेबिस। तो ये सब क्या हो गए, ये सब फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आ गए। इनमें चेंजेस तो फीमेल जो वल्वा होता है मतलब एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है उसमें क्या क्या चेंजेस हो गए, वहाँ एडिमेटस हो जाएगा। एडिमेटस हो जाएगा। और मोर वेस्कुलर वहाँ पे क्या होगा, मोर वेस्कुलर। और क्या होगा वहाँ पे, सुपरफिशियल वेरिकोसिटी। उसके बाद जो लेबिया मेजोरा है, लेबिया मेजोरा कैसा होगा, पिगमेंटेड रहेगा एंड हाइपरट्रॉफिड रहेगा। बेसिकली क्या हो रहा है, अभी प्रेगनेंसी होता है तो डिमांड ऑफ वहाँ पे डिमांड बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी के टाइम में जो होती है वो डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये अपने को पता है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी डिमांड ब्लड सप्लाई की क्या होती है, बढ़ जाती है इसीलिए। तो बेसिकली जेनाइटल और एडिमा क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है तो फ्लूइड कलेक्शन हो रहा है। तो ब्लड वॉल्यूम जब ब्लड वॉल्यूम वहाँ पे बढ़ रहा है तो इंटरस्टिशियल स्पेस में निकल के वहाँ पे एडिमा कर देगा, तो एडिमेटस हो जाएगा। और वास्कुलरिटी वहाँ पे बढ़े क्योंकि डिमांड ऑफ ब्लड सप्लाई वहाँ पे इंक्रीज हो रही है ड्यू टू प्रेगनेंसी। और वेरिकोसिटी भी दिख रही है। वेरिकोसिटी मतलब जो वेन होगी वहाँ पे ज़्यादा ब्लड होगा तो वहाँ पे टॉर्चर और डायलेटेड वेन दिखेगी। और वहाँ पे जो लेबिया माइनोरा रहेगा वो हाइपरट्रॉफी रहेगा और पिगमेंटेड रहेगा, थोड़ा डार्क रहेगा क्योंकि ब्लड सप्लाई की वजह से। ये हो गया। अभी हम लोग दूसरा चेंजेस देखते हैं वजाइना में। तो वजाइनल चेंजेस हम लोग देखते हैं वजाइना में। तो वजाइना में क्या होगा, इसका भी सेम हाइपरट्रॉफी होगा। तो यार सबसे सिंपल ना हाइपरट्रॉफी लिख देने का, एडिमा लिख देने का, एडिमा होगा, हाइपरट्रॉफी होगा और वस्कुलरिटी वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। तो एडिमा, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया और वहाँ पे मोर वस्कुलरिटी इंक्रीज हो जाएगी। और ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा। तो ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा ऑफ वजाइनल वॉल। तो इसको हम लोग बोलते हैं जैक मियर साइन। ये साइन अच्छे से याद रखने का। जैक मियर साइन क्या होता है कि वजाइनल वॉल पे ब्लू डिस्कलरेशन होता है क्योंकि वहाँ पे वस्कुलरिटी बढ़ गई है। तो यहाँ पे हाइपर पिगमेंटेड वस्कुलरिटी इंक्रीज हो गई है और एडिमा। तो ये सब अपने को मिलेंगे। तो हर सब में ये सब मिलेगा। हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, वस्कुलरिटी इंक्रीज हो जाती है वहाँ पे, एडिमेटस। तो ये सब हर सब में लिखने का है। देन इसके बाद अपना हम लोग देखते हैं सेकंड में सिक्रीशन। तो सिक्रीशन में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जो वजाइना होता है, यहाँ पे बेसिकली एसिडिक पीएच होता है ईस्ट्रोजन की वजह से। पर क्या होता है जब प्रेगनेंसी होती है तो ईस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा हाई हो जाता है। तो यहाँ पे जो एसिडिटी होती है और इंक्रीज हो जाती है। तो इसके लिए पैथोलॉजिकल बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएंगे। जो भी पैथोलॉजिकल बैक्टीरिया रहेंगे तो वहाँ पे इन्फेक्शन का चांस बहुत रेयर होता है प्रेगनेंसी में, क्योंकि वहाँ पे हार्मोन्स का लेवल ज़्यादा रहता है। तो ये हो गया। देन इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि यूट्रस। तो यूट्रस में क्या चेंजेस होगा, जो यूटेराइन कैविटी का जो वॉल्यूम रहेगा वो इंक्रीज हो जाएगा। यूट्रस का साइज जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। नॉर्मल 8 सेंटीमीटर होता है पर प्रेगनेंसी के टाइम में 35 सेंटीमीटर हो जाता है एट अ टर्म। तो ये अपने को याद रखने का है। ये होगा। अब उसके बाद जो यूट्रस का जो बॉडी ऑफ द यूट्रस है उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे बॉडी ऑफ यूट्रस में। तो सबसे पहले हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, वहाँ पे हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। हाइपरप्लेजिया की वजह से, हाइपरट्रॉफी का मतलब जो होता है मसल का साइज इंक्रीज करेगा, हाइपरप्लेजिया मतलब मसल की जो सेल होंगी उसका नंबर इंक्रीज करेगा। तो ये बेसिकली कब तक होता है, 12 वीक तक होता है ये इसकी। तो यूट्रस का साइज हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया की वजह से कितने 12 वीक तक बढ़ता है। पर उसके बाद इसका साइज़ क्यों बढ़ता है, ड्यू टू स्ट्रेचिंग। तो स्ट्रेचिंग की वजह से इसका साइज़ बढ़ता है। और तो उसमें क्या होता है, स्ट्रेचिंग की वजह से इसका साइज़ बढ़ता है। तो अब ज़्यादा स्ट्रेचिंग होती है तो वॉल क्या होता है, इसका थीन हो जाता है। तो वॉल इसका थीनर होने लगता है। तो बेसिकली थीनर होने लगता है, इसीलिए सॉफ्ट फील होगा। तो किसी का भी एब्डोमेन हम लोग अगर एग्जामिनेशन करेंगे प्रेगनेंसी के टाइम एब्डोमेन कैसा दिखेगा अपने को, सॉफ्ट दिखेगा। और नॉर्मल कैसा रहता है, फर्म रहता है। फर्म मतलब हार्ड और सॉफ्ट के बीच रहता है नॉर्मल। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है
तो फर्म रहता है, जो हार्ड और सॉफ्ट के बीच का गैप है, बीच का चीज़ है। पर नॉर्मल प्रेगनेंसी में कैसा होता है, प्रेगनेंसी में कैसा होता है, प्रेगनेंसी में सॉफ्ट दिखता है, और अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो उसमें वो फर्म दिखेगा, जो कि हार्ड और सॉफ्ट के बीच का है मतलब। देन इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं तो मसल फाइबर। तो अपने को पता है जो यूट्रस होता है उसके जो मायोमेट्रियम होती है, तो मायोमेट्रियम की जो मसल्स होती है, मतलब जो मायोमेट्रियम है, जो मसल फाइबर है उसके, वो हाइपरट्रॉफी होती है उसकी, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया होती है। अब इसमें 3 मसल होते हैं, एक आउटर लेयर मसल, एक इनर लेयर मसल और एक मिडल। तो आउटर लेयर मसल जो होती है कैसी होती है, सर्कुलर, इनर लॉन्गिट्यूडनल, और मिडल वाला कैसा होता है, मिडल वाला ऐसा फाइबर के फॉर्म में अरेंज होता है, ऐसा क्रिस क्रॉस मैनर में अरेंज होता है। अब इसी क्रिस क्रॉस मैनर की वजह से क्या होता है कि ये लिविंग लाइगेचर का काम करता है, मतलब क्या, ये ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है, ये जो पीपीएच होता है उसको प्रिवेंट करता है, तो ये ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है, तो स्टॉप द ब्लड फ्लो, ये ब्लड फ्लो को क्या करता है, स्टॉप करता है। तो इसी क्रिस क्रॉस मैनर की वजह से ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाता है। पर क्या होता है कि इन पीपीएच क्या होता है, पीपीएच में क्या होता है, जो यूट्रस का मसल होता है अटोनी हो जाता है, अटोनिक, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन उसका ख़त्म हो जाता है। अब कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म हुआ तो मसल रिलैक्स हो जाएंगी, तो जो लाइगेचर वाला है, मतलब जो ऐसा मसल अरेंज थी क्रिस क्रॉस मैनर में, वो लॉस हो जाएगा, तो लिविंग लाइगेचर लॉस हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, पीपीएच हो जाता है, इसी वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग अकर हो जाती है। तो पोस्टपार्टम हेमरेज मतलब ब्लीडिंग के प्रेगनेंसी के बाद जो मसल अटोनिक हो जाता है, उसी की वजह से लिविंग लाइगेचर ब्रेक हो जाता है और पीपीएच हो जाता है उसमें। उसके बाद हम लोग देखते हैं फंडस चेंजेस में। तो फंडल चेंजेस में भी हम लोग बात करते हैं, फंडस चेंजेस क्या क्या आएंगे। तो देखो इसको मैं दिखाऊंगा डायग्राम में, तो यार डायग्राम तो दिखाया नहीं तुम लोग को अभी, तो डायग्राम भी है हम लोग के पास में। तो देखो ए वाला मसल फाइबर है, देखो ए वाला अपना मसल फाइबर है, आउटर सर्कुलर लेयर और इनर लॉन्गिट्यूडनल लेयर, और ये अपने देखो क्रिस क्रॉस मैनर में अरेंज है। देखो ये वाले मसल सब क्रिस क्रॉस मैनर में, तो इसको हम बोलते हैं लिविंग लाइगेचर। ये क्या करता है, ब्लड फ्लो को क्या करता है, ब्लड को क्या करता है, ब्लड फ्लो को स्टॉप करता है अगर वो निकल रहा है कहीं से। तो पर पीपीएच में क्या होता है, टोनिक हो जाता है तो रिलैक्स हो जाता है, तो लिविंग लाइगेचर ब्रेक हो जाता है। ये हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं यार, तो देखो आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे फंडस चेंजेस में हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है। तो फंडस चेंजेस में क्या होता है, यही इसका हाइपरट्रॉफी होगी, हाइपरप्लेजिया होगा। और यहाँ पे क्या होता है, जो मैंने बताया था, जो यूट्रस होता है यहाँ से कोर्नवा से, मतलब जो फंडस के कोर्नवा से एक लिगामेंट निकलता है, राउंड लिगामेंट, और लाइबिया माइनोरा पे आता है वो। तो ये राउंड लिगामेंट स्ट्रेच होता है, ये राउंड लिगामेंट थोड़ा स्ट्रेच होता है, तो लेडी पेन लेके आती है, तो ये पेन लेके आती है लेडी, पर ये नॉर्मल होता है, तो इसको कुछ करना नहीं उसमें। ये हो गया। देन उसके बाद अभी हम लोग देखते हैं शेप ऑफ यूट्रस। तो शेप ऑफ यूट्रस हम लोग देखते हैं, तो शेप ऑफ यूट्रस नॉन प्रेग्नेंट में शेप कैसा रहता है उसका, पायरीफॉर्म, मतलब कुछ ऐसे टाइप का उसका शेप रहेगा, पायरीफॉर्म शेप रहेगा। पर नॉन प्रेग्नेंट में, पर ग्लोबुलर हो जाता है 12 वीक पे, ग्लोबुलर 12 वीक पे हो जाता है। फिर 20 वीक पे फिर से पायरीफॉर्म हो जाता है, और स्फेरिकल कब हो जाता है, 36 वीक पे, तो स्फेरिकल हो जाता है। तो इसका डायग्राम बताऊँ नीचे, इसका भी डायग्राम है। तो देखो सबसे पहले देखो 12 वीक पे कैसा होता है, सबसे पहले देखो ये 12 वीक पे कैसा, देखो ग्लोबुलर होता है, कैसा होता है, ग्लोबुलर होता है। उसके बाद जैसे ही 28 वीक आया, तो कैसा होता है, फिर से देखो ये पायरीफॉर्म हो गया। ये पायरीफॉर्म का मतलब ये ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, पायरीफॉर्म। और उसके बाद क्या बोला, 36 वीक पे कैसा हो जाता है, स्फेरिकल। 36 पे कैसा हो जाता है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल फेस शेप हो जाता है ये। तो ये अपने को भूलना नहीं है कि 36 पे स्फेरिकल हो जाता है, और नॉन प्रेग्नेंट पे पायरीफॉर्म होता है, 28 पे पायरीफॉर्म होता है, और 12 वीक पे ग्लोबुलर होता है। ये हो गया। अब हम लोग यार आगे देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं जो यूट्रस होता है, उसके बाद यूट्रस में हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, तो लेटरल ओब्लिटी आती है, मतलब उसमें क्या होता है, यूट्रस अपना नॉर्मली एंटी फ्लेक्सिस एंटीवर्टेड रहता है ये, पर यूट्रस प्रेगनेंसी में क्या होता है,
डेक्स्ट्रो रोटेशन हो जाता है, डेक्स्ट्रो रोटेशन। अब अगर यूट्रस जो होता है डेक्स्ट्रो रोटेट होगा तो उसका जो सर्विक्स वाला पार्ट होगा ऐसा होगा लियो रोटेट हो जाएगा। अपोजिट लेफ्ट साइड में फिक्स शिफ्ट हो जाता है ये सर्विक्स, और ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। अब सिंस जब ये बड़ा हो रहा है यूट्रस तो राइट साइड में डेक्स्ट्रो रोटेशन हो रहा है, प्रेगनेंसी के टाइम में ये डेक्स्ट्रो रोटेशन हो जाता है, तो ये राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है और सर्विक्स लेफ्ट साइड में। अभी राइट साइड में शिफ्ट होता है तो देखो होता क्या है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ कि होता क्या है। इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखो अभी देखो ये अपना थोड़ा सा देखो ये अपना राइट साइड शिफ्ट होता है, तो अभी ये राइट साइड शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पे ये ब्लडर को दबा रहा है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, तो उसको बार बार यूरिन जाने का मन करता है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन इंक्रीज हो जाता है। अब उसके बाद और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो राइट साइड होती है अपनी कुछ ग्रेड वेसल्स होती हैं, जैसे इन्फीरियर वेना कैवा, एरोटा थोड़ा लेफ्ट साइड में होता है पर इन्फीरियर वेना कैवा राइट साइड में होता है। और ये राइट साइड में ही क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो ये क्या करता है यूट्रस जो होता है इन्फीरियर वेना कैवा को कंप्रेस कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है जो पाँव में से इन्फीरियर वेना कैवा क्या करता है जो नीचे का ब्लड है ऊपर लेके जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है जो पाँव का ब्लड होता है वो वेनस रिटर्न हैम्पर होता है, वेनस रिटर्न हैम्पर होता है क्योंकि इसको कंप्रेस कर रहा है, तो वेनस रिटर्न अच्छे से ऊपर जा नहीं पाता, तो इसकी वजह से क्या होता है उसके पाँव में स्वेलिंग हम लोग को दिखती है, उसके पाँव में हम लोग को क्या दिखती है स्वेलिंग, क्योंकि वहाँ पे वेनस रिटर्न हैम्पर होता है, क्योंकि इन्फीरियर वेना कंप्रेस हो रहा है किसकी वजह से, ब्लडर की वजह से। और क्या होता है कि इसमें एक होता है सुपाइन हाइपोटेंशन। सुपाइन हाइपोटेंशन का मतलब क्या होता है कि सपोज अभी लेडी जो सोई है और अचानक से उठ गई तो उसका पूरा ब्लड कहाँ है, उसका पूरा ब्लड नीचे की तरफ है, क्योंकि वेनस रिटर्न उसमें क्या है कंप्रेस इन्फीरियर वेना को कंप्रेस किया तो वेनस रिटर्न हैम्पर है, तो पाँव की तरफ पूरा ब्लड है, तो वहाँ पे जैसे ही उठेगी उसको क्या होगा सुपाइन हाइपोटेंशन। तो जैसे ही सो के उठेगी तो उसको हाइपोटेंशन होगा, चक्कर जैसा आएगा, गिरने जैसा लगेगा, क्योंकि ब्लड नीचे ही है, तो ये हो गया तो उसको हम लोग को। और उसके बाद लेडी को हम लोग को क्या एडवाइस करना है कि बाएं करवट सोने का है, क्योंकि बाएं करवट सोने की तो राइट साइड होता है तो कंप्रेस नहीं होगा, बाएं करवट सोने का है, और धीरे धीरे पहले उठना है, उसके बाद अच्छा एकाएक नहीं खड़ा होना है, धीरे धीरे पहले बैठना है फिर खड़ा होना है धीरे धीरे करके, ये हो गया। तो बाएं करवट सोना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सजेस्ट करने का। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, तो उसके बाद वैस्कुलरिटी। तो वैस्कुलरिटी में अगर जैसे बताऊं तो वैस्कुलरिटी जो होती है यहाँ पे ओवरियन आर्टरी और यूटेराइन आर्टरी जो होता है इसकी ब्लड सप्लाई देती है इसमें, और इसमें क्या होता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल प्रेगनेंसी में इंक्रीज हो जाता है, तो क्या कर देता है वेसोडाइलेशन मतलब जो ब्लड वेसल इतना इसका डायमीटर था अब इसका डायमीटर इतना ब्लड हो गया ताकि ब्लड ईजिली जा सके, तो वेसोडाइलेशन होता है, प्लस ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है 2 to 3 टाइम ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, 10 to 15 टाइम ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। और डायलेटर जो ये वेनोडाइलेटर है वेसोडाइलेटर है 2 to 3 टाइम इंक्रीज हो जाता है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि डिमांड ऑफ ब्लड सप्लाई चाहिए ज़्यादा प्रेगनेंसी में, तो इसी के लिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। क्यों हो रही है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। तो देखो जैसे इसको मैं बताऊं तो देखो जैसे इसमें देख सकते हैं अपन कि यहाँ पे देखो ये जो यूट्राइन आर्टरी कैसा डायलेटेड हो चुकी है, इसमें अपन ने क्या किया है, इसमें डोपलर किया, तो देखो यहाँ पे क्या है यूटेराइन आर्टरी जो है वो कैसी है, थोड़ी सी डायलेटेड हो चुकी है। अब इसके बाद एक और चीज़ें होती हैं कि यूटेराइन सफल एक करके आता है, यूटेराइन सफल, तो देखो ये इसकी सप्लाई हो गई, तो दिस इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट। अब देखो अब यूटेराइन सफल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यूटेराइन सफल हम लोग देखते हैं। यूटेराइन सफल मतलब क्या होता है कि यूटेराइन सफल का मतलब क्या होता है कि हम लोग क्या होता है कि यूटेराइन आर्टरी में क्या होता है कि ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो गई है और वहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है और डायलेट हो चुका है वो, तो वहाँ पे क्या होता है आवाज़ आता है, तो हम लोग वो बच्चे का हार्ट का आवाज़ नहीं होता, इसलिए शू करके ऐसा कुछ आवाज़ आता है, उसको एक बार चेक करने का यूट्यूब पे, तो वो आवाज़ सुनने का यूटेराइन सफल का, वो क्यों आता है ड्यू टू इंक्रीज ब्लड फ्लो इन यूटेराइन आर्टरी, इसकी वजह से आता है। तो प्रोड्यूस बाय द हाई फ्लो ऑफ यूटेराइन आर्टरी, तो उसकी वजह से यूटेराइन सफल होता है। तो यूटेराइन सफल क्यों प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू प्रोड्यूस बाय द हाई फ्लो ऑफ द यूटेराइन आर्टरी, ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक होता है अपना ओसिएंडर साइन।
ओसिएंडर साइन में क्या होता है, इसी यूटेराइन आर्टरी की वजह से क्या होता है कि वजाइना के पोस्टीरियर फोर्निक्स, वजाइना के लेटरल फोर्निक्स में अगर हम लोग हाथ लेके जाए तो वहाँ पे पल्सेशन फील होगा, वहाँ पे पल्सेशन फील होगा। वहाँ से उंगली से चेक करेंगे तो वहाँ पे हम लोग को क्या होगा, तो पर वजाइनल एग्जामिनेशन हम लोग करेंगे और लेटरल फोर्निक्स पे टच करेंगे तो यूटेराइन आर्टरी तो वहाँ पे पल्सेशन फील होगा। क्यों? क्योंकि यूटेराइन आर्टरी में ब्लड फ्लो बढ़ गया है और वो डायलेट हुई है, तो इसलिए वहाँ पे पल्सेशन फील होगा। तो पल्सेशन फील एट लेटरल फोनिक्स ड्यू टू डायलेशन एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो ऑफ द यूटेराइन आर्टरी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओसिएंडर साइन। उसके बाद ये तो मैंने बता दिया। उसके बाद क्या होता है, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन, एक इसमें होता है, एक टॉपिक है इसमें ब्रेक्सटन हिग्स। ये बेसिकली लेबर के पहले का कॉन्ट्रैक्शन होता है जो कि पेनलेस होता है, इरेगुलर होता है, फ्रीक्वेंट होता है और स्पाज्मोडिक होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये और सर्विक्स में इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। सर्विक्स ना तो डायलेट होता है, ना तो सर्विक्स में कोई कलर चेंजेस होते हैं। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये प्रेगनेंसी ये जो मेन ए है, ये 2 to 3 सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में दिखता है। तो लोग अपन क्या करते हैं, इसको लेबर का ही कॉन्ट्रैक्शन मान लेते हैं, पर ये लेबर के पहले कॉन्ट्रैक्शन है जो कि मेन है, इसका इरेगुलर होता है और फ्रीक्वेंट होता है, मतलब रेगुलर नहीं होता, कंटिन्यू नहीं होता वो। पर लेबर का कैसा होता है, कंटिन्यूस होता है और पेनफुल होता है, पर ये पेनफुल भी नहीं होता। और लेबर में कैसा सर्विक्स डायलेशन होता है, वहाँ पे सर्विक्स डायलेट हो जाता है, यहाँ पे सर्विक्स डायलेशन नहीं होता। तो ये लेबर के पहले का कॉन्ट्रैक्शन है और इसी के बाद लेबर का कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाता है, इस पीरियड के बाद। ये हो गया। उसके बाद एंडोमेट्रियल चेंजेस में हम लोग देखते हैं, एंडोमेट्रियल चेंजेस भी थोड़ा बताना ज़रूरी है, तो उसको भी इमेज के थ्रू समझते हैं हम लोग। तो देखो एंडोमेट्रियल चेंजेस भी आसान है। तो देखो ये जो एंडोमेट्रियल चेंजेस होता है यहाँ पे कि एक होता है डेसिडुआ पार्टियलिस हम लोग सबसे पहले देखते हैं डेसिडुआ कैप्सुलरिस किसको बोलते हैं, जो पहले डेसिडुआ बोलते हैं किसको है, तो वो एंडोमेट्रियम का पार्ट जो कि प्रेगनेंसी वाला है। तो डेसिडुआ प्रेगनेंसी मतलब एंडोमेट्रियम जो प्रेगनेंसी हुई है उसकी वजह से जो एंडोमेट्रियम है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डेसिडुआ। तो प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मतलब प्रेगनेंसी में जो एंडोमेट्रियम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिडुआ। तो डेसिडुआ कैप्सुलरिस का मतलब क्या होता है, जो प्लासेंटा जो एंडोमेट्रियम का पार्ट किसको कवर कर रहा है, फीटस को कवर कर रहा है। एंडोमेट्रियम का जो पार्ट जो फीटस को कवर कर रहा है, देखो ये फीटस है, जो इसको एंडोमेट्रियम का जो पार्ट जो फीटस को कवर कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं डेसिडुआ कैप्सुलरिस। और एंडोमेट्रियम का ओ पार्ट, देखो ये वाला पार्ट जो कि प्लासेंटा है अपना, सॉरी ये प्लासेंटा है, देखो ये प्लासेंटा है, ये अम्बिलिकल कोड है और ये बच्चा है, ये प्लासेंटा है पूरा, दिस इज़ प्लासेंटा, दिस इज़ अम्बिलिकल, दिस इज़ बच्चा। तो इसको जो फीटल को कवर कर रहा है वो डेसिडुआ कैप्सुलरिस, और एंडोमेट्रियम का जो पार्ट जो कि प्लासेंटा को कवर कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं डेसिडुआ बैसिलिस। ये प्लासेंटा है और ये डेसिडुआ बैसिलिस है जो कि प्लासेंटा को कवर कर रहा है, उसको एंडोमेट्रियम का वो पार्ट जो प्लासेंटा को कवर कर रहा है उसको डेसिडुआ बैसिलिस। और जो रेस्ट पार्ट हो गया, रेस्ट पार्ट उसको हम लोग बोलते हैं डेसिडुआ पार्टियलिस। ये हो गया। उसके बाद स्टमक में भी वही चेंजेस होगा, हाइपरट्रॉफी होगी, हाइपरप्लेजिया होगा। और सर्विक्स में क्या होगा, सर्विक्स में भी हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेजिया होगा। और सर्विक्स में क्या होगा, वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाएगा और वहाँ पे वास्कुलरिटी इंक्रीज हो जाती है और वहाँ पे वो सॉफ्ट फील होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं गुडल साइन। ये 6 वीक में मिलता है। तो हाइपरट्रॉफी सर्विक्स का होगा, हाइपरप्लेजिया होगा, वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाएगा इनसाइड द फाइबर, इन बिटवीन द फाइबर, वास्कुलरिटी इंक्रीज हो जाएगी। हो गया। अब यहाँ पे यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू हार्मोन वहाँ पे फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया मिलेगा। अब ये फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया क्यों मिला, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का हाई लेवल हो गया है। और क्या होता था, ये थिक प्लग बना लेता है, ये थिक प्लग यहाँ पे सर्विक्स में बना लेता है, सर्विक्स के आसपास थिक प्लग बना लेता है, म्यूकस का थिक प्लग बना लेता है ये, क्योंकि अपने को पता है एस्ट्रोजन थीन करता है सिक्रीशन को और प्रोजेस्टेरॉन थिक करता है। तो ये हो गया। अब इसके बाद थोड़ा और इम्पॉर्टेंट रह गया है तो उसको भी हम लोग कवर कर देंगे। तो देखो यार थोड़ा टाइम लग रहा है पर ना ये इम्पॉर्टेंट है, तो यार
10 मिनट का 5 मिनट का यार कोई वीडियो में कुछ समझ में आता नहीं है, किसी को समझ में या नहीं, लेकिन हम लोग कंसेप्ट साथ देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग ओवरियन चेंजेस में देखते हैं। तो देखो ओवरियन चेंजेस में क्या होता है कि जो सबसे पहले अपने को पता होता है, जो प्रेगनेंसी को मतलब मेंटेन करता है, सबसे पहले शुरू में एससीजी नहीं करता, शुरू में कौन करता है, जो ओवुलेशन होता है वहाँ से जो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, वो प्रेगनेंसी को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो जो कॉर्पस ल्यूटियम अपने को जो बना हुआ है, मतलब जो कॉर्पस ल्यूटियम उस ओवुलेशन में निकला था जब फर्टिलाइजेशन हुआ था, वही कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है प्रोस्टॉन निकालता है और यही प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, यही प्रेगनेंसी आगे की प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। तो इनिशियल फेज ऑफ प्रेगनेंसी को कौन मेंटेन करता है, कॉर्पस ल्यूटियम। पर धीरे धीरे जैसे प्लासेंटा जब बन जाता है तो प्लासेंटा से एससीजी निकलता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। तो ये क्या करता है, ये आगे जाके प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है और ये धीरे धीरे करके जैसे ये बनता है और ये कॉर्पस ल्यूटियम फिर डीजनरेट हो जाता है वहाँ से, ये हो गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद ब्रेस्ट साइन हम लोग देखते हैं, ब्रेस्ट का साइन। तो यार अभी अपन ने ऑलमोस्ट सब देख लिया इसमें फर्स्ट पार्ट में देखो। अब देखो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ब्रेस्ट चेंजेस। तो देखो यहाँ पे जो निप्पल होता है, सबसे पहले ब्रेस्ट जो होता है थोड़ा पिगमेंटेड रहता है और ये प्राइमरी ग्रेविडम ज़्यादा मिलेगा। ब्रेस्ट का साइज देखो इंक्रीज हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि हार्मोन की वजह से। और वहाँ पे हाइपरट्रॉफी होती है, वहाँ पे हाइपरट्रॉफी होती है डक्ट की, एल्विलाई की, डक्ट और एल्विलाई की वहाँ पे हाइपरट्रॉफी होती है, और निप्पल की भी। तो वहाँ पे हाइपरट्रॉफी उसकी होती है और वहाँ पे निप्पल और एल्वा लार्जर हो जाते हैं और इरेक्टाइल हो जाता है। तो जो निप्पल होता है वो लार्जर हो जाता है और इरेक्टाइल हो जाता है और डीप पिगमेंटेड। तो निप्पल थोड़ा इलोंगेटेड रहता है और डीप निप्पल छोटा रहता है किसमें, नॉन प्रेग्नेंट में। पर प्रेगनेंसी टाइम ये निप्पल जो होता है इलोंगेटेड हो जाता है थोड़ा सा और डीप पिगमेंटेड होता है और इरेक्टाइल होता है। और यहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड को सिक्रीट होती है, वहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड की हाइपरट्रॉफी हो जाती है ताकि वो सिक्रीशन करती है और वो सिक्रीशन क्या करता है, जो एल्विलाई और निप्पल के एरिया है वहाँ पे उसको सॉफ्ट करता है ताकि कुछ इंजरी वहाँ पे ना हो। ये हो गया। और वहाँ पे ब्रेस्ट सिक्रीशन, कभी कभी वहाँ से मिल्क वहाँ पे जब बन रहा है तो कभी कभी वो सिक्रीशन मिल्क थोड़ा थोड़ा आता है, तो वो भी नॉर्मल है, वो भी। ये हो गया, ये हम लोग ने देख लिया। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये तो अपन ने देख लिया है, अब हम लोग देखते हैं आगे। और एक देखो यहाँ पे एक और दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो ये अपना निप्पल है, ये एल्विलाई है और कभी कभी यहाँ पे सेकेंडरी एल्विलाई भी बन जाता है, ये हो गया। और ये ब्रेस्ट टिश्यू है। अब हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्किन चेंजेस। देखो इस स्किन चेंजेस में क्या होता है, क्लोस्मा मिलता है। क्लोस्मा मतलब डार्क स्पॉट मिलता है बॉडी पे, कहीं भी डार्क स्पॉट मिल सकता है। ये क्यों होता है, ये भी हार्मोन की वजह से होता है, ये भी हार्मोन की वजह से ही हो रहा है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं एब्डोमेन में लीनिया नाइग्रा मिलता है, लीनिया नाइग्रा। तो देखो प्यूबिक सिम्फाइसिस जीपी स्टर्नम से लेके प्यूबिक सिम्फाइसिस तक एक डार्क लाइन मिलती है। क्यों, क्योंकि एक हार्मोन होता है मेलनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो इसको स्टिमुलेट करता है। ये क्यों स्टिमुलेट है, ड्यू टू एस्ट्रोजन। तो मेलनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से क्या हो रहा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मेलनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन हम लोग को क्या मिलता है, लीनिया नाइग्रा मिलता है, जो कि कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, जीपी स्टर्नम से लेके अपना प्यूबिक सिम्फाइसिस तक। ये अपने को ध्यान रखने का है। उसके बाद हम लोग को एक ये हो गया, एक होता है एक अपने को दिख रहा है, इसे देखो एक यहाँ पे जो मसल जो यहाँ पे फाइबर्स हैं वो स्ट्रेच हो रहे हैं। तो इसी स्ट्रेचिंग की वजह से अपने को क्या मिला, ड्यू टू स्ट्रेचिंग यहाँ पे स्ट्रिया ग्रेविडम क्यों मिल रहा है अपने को, ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ दिस फाइबर्स। तो यहाँ पे कोलेजन फाइबर को वजह से, तो देखो यहाँ पे ये मसल यहाँ पे ये जो है स्किन यहाँ पे क्या है, स्ट्रेच है। तो स्ट्रेचिंग की वजह से स्ट्रिया ग्रेविडम अपने को मिलेगा। तो ये हो गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ द प्रेगनेंसी। तो हम लोग सेकेंड लेक्चर में एंडोक्राइनो, रेस्पिरेटरी, यूरिनरी, सब अलग, रीनल, सब मतलब अलग अलग करके इसको देखेंगे। तो ये फर्स्ट लेक्चर अपना ख़त्म हो गया।